नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने जो पर्सन बैंक चल रहा था उस पर्सन बैंक में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की क्लास 12th के लिए अपने पर्सन बैंक तैयार किया। उसमें दो चैप्टर के पर्सन के अपने डिस्कस कर लिए, है ना। और इसमें अपन अब आज पर्सन हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 3 है, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम जो है वो केमिकल काइनेटिक्स, है ना, रासायनिक बल गतिकी। ये केमिकल काइनेटिक्स तीसरा चैप्टर है, ये केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये तीसरा चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स। और इस केमिकल काइनेटिक्स में ऑब्जेक्टिव पर्सन छोटे, फिलिंग द ब्लैंक वाले, बड़े क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। और इसके जो पर्सन है वो थोड़े से आपको ढंग से करने हैं, और ये कर लोगे तो काफी है, फिर आप और बाकी पर्सन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम के हिसाब से। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला पहला क्या है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, एक रिएक्शन है ना, उसकी रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक की यूनिट यानी इकाई जो है वो है क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो याद रखना ये इकाई। और कौन से वेग स्थिरांक यानी कौन सी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ये होती है। और याद रखना किसके लिए होती है, ये शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया में यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। फर्स्ट ऑर्डर में टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स होती है। इसका मतलब ये दे रखा है किसके लिए, जीरो ऑर्डर यानी फर्स्ट कोटि। तो कोटि का मान पूछा है तो कौन सी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न, और सेकंड में क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्ध आयु काल में क्या संबंध है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के और हाफ लाइफ यानी टी हाफ, इन दोनों में क्या रिलेशन। तो याद रखना ये टी हाफ 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में रिलेशन संबंध है ये। अब देख लो इसमें के बराबर कर रखा है क्या सब में, के इधर ले आएंगे तो टी हाफ इधर चला जाएगा, एक ही बात है। तो ऐसे कर दे 0.693, ये के इधर आ गया, टी हाफ नीचे कर दो चाहिए। के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक और टी हाफ यानी अर्ध आयु काल के बीच के रिलेशन याद रखना। और इसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए ये रिलेशन याद रखना सबको बहुत जरूरी है। इसके बाद देखो अपना थर्ड क्वेश्चन। तीसरे में क्या है कि अभिक्रिया दे रखी है CH3COO C2H5 प्लस H2O, जिससे बनता है एसिटिक एसिड CH3COH प्लस C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन रहा है। और ये इस अभिक्रिया के लिए कोटि और अणुसंख्यता का मान, क्या लिखना है, कोटि व अणुसंख्यता, अणुसंख्यता कट गया नाम, क्या लिखा है, कोटि और अणुसंख्यता यानी ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी याद रखनी है हमें। अब देखो ये अभिक्रिया और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे दोबारा आ जाएगी। इस रिएक्शन का एक नाम है, इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी यानी कोटि और अणुसंख्यता का मान अलग अलग आए ना, उनको बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। और इसके अंदर मोलिकुलरिटी यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को बोलते हैं अणुसंख्यता मोलिकुलरिटी। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक ये और एक जल का अणु, दो अणु भाग ले रहे हैं। इसकी अणुसंख्यता का मान कितना है, 2 है। लेकिन इस अभिक्रिया में जल जो है ना वो आधिक्य में होता है, अधिक मात्रा में। और जो क्रियाकारक आधिक्य में हो ना उसके सापेक्ष हमेशा कोटि यानी ऑर्डर 0 मानते हैं, इसलिए जल के सापेक्ष कोटि 0 मानते हैं। इसलिए एथिल एसीटेट पे निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, इसलिए इसके सापेक्ष कोटि 1 है। कोटि तो 1 है, अणुसंख्यता 2 है इसके लिए। और याद रखना इस पर्टिकुलर एग्जांपल याद कर लो, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है ये। इसमें अणुसंख्यता का मान तो 2, कोटि का मान 1, तो कोटि का मान 1, अणुसंख्यता 2, तो कोटि का 1, अणुसंख्यता 2, दो ऑप्शन एक जैसे लिख दिए, है ना, तो इसमें से कोई भी लिख दो आप, है ना। तो अणुसंख्यता का मान 1 और कोटि का मान क्या होगा, 2 होगा। अब देखो एक रिएक्शन दिख रखी है हमें, और इसमें अब देखो ग्राफ बनाया है, ग्राफ में क्या ये है ऐसे इस तरह से ग्राफ बना रखा है। ये तो है प्रारंभिक सांद्रता, जैसे ये लिख दिया, इधर है टी हाफ, ये टी हाफ है, इधर टी हाफ है। और इसमें ग्राफ जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है,
इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर, ये अर्धायुकाल का मान निर्भर नहीं कर रहा, अर्धायुकाल का मान सेम वही चल रहा है जो, लेकिन ए की मात्रा बढ़ रही है। तो कौन सी रिएक्शन के लिए टी हाफ है ना, टी हाफ की वैल्यू और वो ए पे डिपेंड नहीं करती, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो कौन सी होती है रिएक्शन वो, देखो फर्स्ट ऑर्डर में लिखा अभी आपने टी हाफ, और टी हाफ का क्या लिखा वहां फॉर्मूला ये लिखा आपने, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, यहाँ पर ए आया नहीं, ए नहीं आया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आपकी वैल्यू ए पे डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है, तो किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अगला पांचवा प्रश्न, और पांचवें क्वेश्चन में देखो अभिक्रिया लिखी है 2a प्लस बी, इससे 3c प्लस डी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक अभिक्रिया के वेग को नहीं दर्शाता। अब देखो इसका वेग लिखने का तरीका बता दूंगा आपको, उसके बाद इसको आप मिलान कर लेना। अब इस ऐसी कोई रिएक्शन लिखी हुई आ जाए, उसके लिए अभिक्रिया वेग लिखोगे ना आप, तो अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, अब पहले क्रिया कारक के लिए माइनस लिखते हैं पहले, क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, इसलिए माइनस लगाते हैं। आगे लिखा हो संख्या उसको 1 अपॉन कर दो आप, 1/2 डी ए अपॉन डी टी, इस तरह से। फिर बराबर लगाना आगे, आगे जगह नहीं, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, बराबर लगा बराबर। फिर बी के लिए माइनस डी बी अपॉन डी टी, फिर आगे बराबर लिखना है, सबको बराबर करके लिखना है बराबर, ये प्लस आ गया 1/3 डी सी बटे डी टी, क्योंकि उत्पाद के लिए प्लस लगाते हैं, फिर बराबर लगा के डी डी अपॉन डी टी, इस तरह से। ये क्या है, अभिक्रिया के लिए वेग को दर्शाने वाली समीकरण लिखते हैं बराबर लगा के। अब ए में तो ये लिखना है, बी में से, सी में ये, डी में ये, और क्या लिखा है, कौन सा नहीं दर्शाता, इसके अलावा कोई आ गया वो नहीं दर्शाता। अब देखो यहाँ बी में ये सही है, इसमें 1/2 लगाना है साथ में, ठीक है ना, ये भी सही है। इसमें डीसी है ना, प्लस लगाना है, यहाँ ना प्लस लगाना है, 1/3 करना है इसको, प्लस डीसी अपॉन डी टी, और डी ए प्लस डी टी, ये प्लस लिख दिया, इसको क्या है माइनस करना है, तो ये गलत हो गया, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो आप। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया ए प्लस बी, इससे बन रहा है 2c के लिए ए की लुप्त होने का वेग 10⁻² मोल प्रति लीटर है, प्रति सेकंड है, तो सी के बनने का वेग क्या होगा। अब रिएक्शन देखो ये है, इसको देखो करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जाम में इसमें प्रश्न आते हैं ऐसे। अब देखो प्रश्न ऐसे है, इस तरह से लिख दिया कि क्या लिखा है कि a प्लस बी, इससे 2c बन रहा है, तो a प्लस बी और इससे बनता है 2c। अब अगर एक कुछ भी आ जाए लिखा हुआ, उसको करने का तरीका आना चाहिए आपको। अब देखो तरीके में क्या है, इसके लिए पहले से आपको रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग है ना, उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो हम ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिखिए, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो अभिक्रिया वेग लिखने का तरीका सबको आना चाहिए। तो अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखोगे, ऐसे रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर, फिर माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर, फिर प्लस आगे संख्या इसको 1 अपॉन कर देंगे, और डी सी अपॉन डी टी, इस तरह से। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग है इसके लिए। अब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहिए ना, हम इस लिख सकते हैं, हम ए के लुप्त होने की दर बराबर बी के लुप्त होने की दर, ऐसे ए के हिंदी में लिखे ना ऐसे, ए के लुप्त होने की दर बराबर बी के लुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ बी, और ऐसे ही सी के बनने की दर 1/2 गुणा सी के बनने की दर, ये है। और अब देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि ए के लुप्त होने का वेग 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड है, सी के बनने का वेग, ए और सी के बीच रिलेशन निकालना है। देखो कैसे करोगे यूं, तो ए के लुप्त होने की दर दे रखी है आपको, सी के लुप्त होने बनने की दर निकालनी है, तो देखो ये इसके बराबर, इसके सब तीनों बराबर है, जिसको मैं देखो ऐसे लिख दूं, हमें तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये लिख देंगे ए के लुप्त होने की दर
है ना, बराबर 1/2 सी के बनने की दर, यही तो है। अब निकालना क्या है, सी के बनने की दर बराबर, ये इधर आएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना ए के लुप्त होने की दर। अब आप क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ए के लुप्त होने की दर 10 की पावर -2, तो ए की लुप्त होने की दर 10 की पावर -2 है, तो सी के बनने की दर क्या आएगी, 2 गुना 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा उत्तर आ गया ऐसे। तो अगर एक दे देना, उससे आप सब निकाल सकते हो। ए दे दिया तो ए और बी दोनों सेम आ जाएंगे, बी की मात्रा भी आएगी, बी आ गया, फिर आप सी की मात्रा निकाल सकते हो, डी की, सबको बराबर करके सबका मान निकाल सकते हो। तो उत्तर क्या आ गया, 2 गुना 10 की पावर -2। उत्तर क्या आ गया कि 2 गुना 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया उत्तर, 2 गुना 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमारे पास उत्तर आ गया ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है कि एक अभिक्रिया का वेग नियतांक ही दे रखा है 7.2 गुणा 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। अब कोटि निकालने के लिए इसमें क्या दे रखा है, वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, तो वेग स्थिरांक के आगे इकाई चेक कर लो, इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स, और वेग स्थिरांक जिसकी इकाई टाइम इनवर्स है कौन सी कोटि के लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, प्रथम कोटि के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर। अब आप कहीं है ना गुणा भाग करने लग जाओ, गुणा भाग करना स्टार्ट कर दो कि कोटि निकाल रहे हैं, लेकिन हमें तो देख के निकालना बस। तो सेकंड इनवर्स है प्रथम कोटि के लिए, सीधा कर दो प्रथम कोटि, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो अगला, यदि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। अब देखो यूं है, अभिक्रिया वेग बराबर, जैसे कि अभिकारक ए है, इसकी यहाँ कोटि x है, ऊपर घात हमेशा कोटि होती है। अब क्या कर दिया, जैसे प्रारंभ में ए की मात्रा जैसे 1 थी, अभिक्रिया का वेग 1 गुना। अब कह दिया, क्या कह दिया कि ए की सांद्रता को क्या कर दिया, दुगुना कर दें, दुगुना कर दें, तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। ऊपर यहाँ x की जगह यहाँ क्या रखें, उत्तर 4 आ जाए, क्या रखना पड़ेगा, 2। इसका मतलब कोटि का मान कितना आ गया, 2 की पावर 2 यानी 4। इसका अर्थ x का मान 2 यानी कोटि का मान कितना आ गया, 2। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, द्वितीय कोटि की। उत्तर क्या हो जाएगा, 2। तो तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, यदि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया वेग 4 गुना हो जाता है, ये हो गया ना, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दें, अभिक्रिया वेग 4 गुना, तो ऊपर पावर 2 लगाने पड़ेगी, कोटि का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला 10वां प्रश्न, 10वें में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा क्या है। अब याद रखना ये, अब आगे हम ग्राफ भी बनाएंगे बाद में, ऐसे क्रियाकारक है थोड़ा सा एक्टिव होके किस तरह से उत्पाद बनाता है, इसको बोलते हैं हम सामान्य ऊर्जा। क्या है, सामान्य ऊर्जा है ये, और ये है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई, और ये पूरी एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, क्या करें, इस देहली ऊर्जा में से सामान्य ऊर्जा घटा दे, इस पूरे में से ये वाला मान घटा दे, हमारे पास ये मान आ जाएगा। इसका मतलब देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देहली ऊर्जा में से क्या घटा दें, सामान्य अणु की ऊर्जा, ये घटा दें, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का सूत्र यानी फॉर्मूला है। इसके बाद देखो अगला 11वां क्वेश्चन है, 10 मिनट में अभिकारकों की सांद्रता 0.2 m से 0.1 m हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग बताओ। तो वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्रता बटे समय। वेग क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे टाइम में परिवर्तन। सांद्रता में कितना परिवर्तन हो गया, 0.2 से 0.1 रह गया, मतलब कितनी कम होगी, 0.1, तो 0.1 अपॉन टाइम कितना लगा, 10 मिनट 10, मतलब 0.01, ये इतनी आ गई, क्या आएगी
मिनट इनवर्स, 0.01 मिनट इनवर्स इसका वेग आ गया, 0.01 मिनट इनवर्स। ठीक है ना, यहाँ भी ये लिख दिया इसने, सेम लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये निकालने का तरीका है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 100 सेकंड है, 100 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक कितना होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान 100 सेकंड है, इस तरह से। अब अर्धायु काल और वेग स्थिरांक के बीच रिलेशन पता है आपको, इस वेग स्थिरांक का मान निकालना है। अब देखो कैसे निकालें, इस तरह से वेग स्थिरांक निकालने का तरीका यूं ऐसे निकाल दें। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या लिखते हो, 0.693 अपॉन टी हाफ अर्धायु काल। और क्या दे रखा है आपको, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल टी हाफ का मान 100 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक कितना होगा, तो टी हाफ का मान 100 लिख दें यहाँ, तो 100 रख दो, 0.693 अपॉन 100 सेकंड, 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऊपर जाए 10 की पावर -2, तो क्या हो गया 0.693 इंटू 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, 6.93 10 की पावर -3, 6.93 10 की पावर -2, 0.693 6.93। अब देखो इसको हम थोड़ा और चेंज करें, इसको यूं लिख दूं 6.93 10 की पावर -3 कर दूं, एक ही बात है। ये ऑप्शन दे रखा है क्या, ये ऑप्शन दे रखा है, कहाँ दे रखा है, देखो इस तरह से ये ऑप्शन दे रखा है 6.93 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, याद रखना ये सेकेंड, सब में सेकेंड इनवर्स होना चाहिए, सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, ये हमारे पास उत्तर आ गया किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकाल दिया हमने। फिर देखो अगला 13वां प्रश्न, 12वां हो गया ना, इसके बाद देखो 13वां प्रश्न, और 13वें में कहता देखो क्या है, एक्स और वाई के मध्य अभिक्रिया का वेग 10 की ये 100 गुना होता है, तब एक्स की सांद्रता 10 गुना बढ़ा देती है, तो एक्स के संदर्भ में कोटि कौन सी होगी, मतलब एक्स और वाई है ऐसे, अभिक्रिया वेग बराबर एक्स और वाई, और एक्स और वाई के बीच रिएक्शन करवाए ना, तो अभिक्रिया 100 गुना हो जाता है। तो कब है, जब एक्स का मान कितना बढ़ाए, 10 गुना बढ़ा दे, तो 100 आ जाए। एक्स के ऊपर क्या लगाए, 2, इसके ऊपर 1, तब 10 की पावर 2 यानी 100 गुना ए की पावर 1 है, 100 गुना 1 है 100। इसका मतलब एक्स के सापेक्ष कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक्स के संदर्भ में कोटि कौन सी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, एक्स के सापेक्ष कोटि 2 होगी। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा, अब उत्प्रेरक डाल लेंगे ना, अब आगे लिखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है, जिससे उत्क्रिया कारक तुरंत उत्पाद में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या करता है उत्प्रेरक, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है यानी कम कर देगा, क्या करेगा, कम कर जाता है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। फिर देखो अगला, किसी अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, याद रखना वेग स्थिरांक मेन निर्भर करता है ताप पे, किस पर, अभिक्रिया के ताप पे निर्भर करता है वेग स्थिरांक का मान, याद रखना ये पॉइंट। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला क्या है कि अभिक्रिया क्या है, कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर अर्धायु काल आधा हो जाता है, तो कोटि कौन सी है, कब, अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच संबंध क्या है। अब देखो रिलेशन में थोड़ा बता दूं मैं आपको, इस तरह से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि में अर्धायु काल जो होता है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में फर्स्ट ऑर्डर में अर्धायु काल पे निर्भर नहीं करता, यानी प्रारंभिक सांद्रता पे अर्धायु काल निर्भर नहीं करता पहले। सेकंड ऑर्डर जो है ना सन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड में है ना अर्धायु काल है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसमें, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में। अब क्या बोला है कि अगर यूं कहते हैं ना, क्या लिखा है कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर अर्धायु काल का मान आधा हो गया, ये लिखा है। तो प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दे, अब प्रारंभिक सांद्रता को अगर दुगुना कर दे
ए की मात्रा दुगनी कर दे तो इसके समानुपाती अर्धयुगाल का मान भी दुगना हो जाएगा, ये शून्य कोटि होती। लेकिन अगर इसका मान दुगना कर दे, टी आपका मान क्या आएगा, अब 1 दुगना कर दे 2, आधा हो जाएगा। तो टी आपका मान क्या है, आधा हो जाएगा। तो कौन सी कोटि है वो, द्वितीय कोटि है। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कौन सी है ये, द्वितीय कोटि की रिएक्शन है ये, द्वितीय कोटि। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके बाद देखो फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक वाले में देखो, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोटि की डेफिनेशन परिभाषा भी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रिया कारकों के घातांक का योग कोटि कहलाती है। घातांक का योग है ना, घातांक का योग कर दे क्या कहलाएगी, हमेशा कोटि कहलाएगी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई। अब देखो वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी हो ना, तब आप है ना ये फॉर्मूला याद ही कर लो, एक वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का, के बराबर ऐसे सांद्रता की पावर 1 माइनस एन और समय इनवर्स। ये वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का सबका फॉर्मूला है, याद रखो। अगर आपको निकालना हो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो एन का मान, एन की अभिक्रिया कोटि है यहाँ, एन का मान 0, और अगर वहां 0 रख दे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सांद्रता की पावर 1 माइनस 0 और समय इनवर्स। इसका मतलब क्या आ गया, सांद्रता इनवर्स और समय इनवर्स, ये शून्य कोटि के लिए। तो सांद्रता लिखते हैं मोल प्रति लीटर में, तो मोल बटे लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। और आपको पता है तो क्या आ गया, मोल इनवर्स लीटर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इस तरह से। समय क्या है, सेकंड जो भी है, सेकंड इनवर्स इस तरह से ये आ जाए। ये शून्य कोटि के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो सांद्रता लिख दी मोल पर लीटर, ये तो है ना, ये माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, रुको माइनस है ना, ये तो प्लस हो गया ना, अब तो ये दिक्कत हो रही है। देखो अब देखो क्या है, इस तरह से सांद्रता 1 माइनस 0, एन का मान 0, सांद्रता की पावर 1 रह गया, सांद्रता की पावर 1, तो मोल लीटर ऊपर आएगा तो माइनस लीटर इनवर्स और टाइम यानी सेकंड इनवर्स। ये तो क्या है, शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और अगर कहते फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, और प्रथम कोटि के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, कोटि का मान 1, तो वहां 1 रख दे, 1 रख दे, क्या होगी वेग स्थिरांक की इकाई सांद्रता की पावर 1 माइनस 1 और समय इनवर्स। तो पावर अगर 1 माइनस 1 0, अगर किसी राशि की पावर 0 हो ना, वह राशि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, पावर 0 आगे ऊपर, और समय इनवर्स। ये नियत कांस्टेंट हो गया, छोड़ दो इसको, क्या आ गया, समय इनवर्स यानी टाइम इनवर्स। इसमें आप सेकंड भी कर सकते हो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स, ऐसे कर सकते हो। तो द्वितीय कोटि है ना, द्वितीय कोटि की निकालनी हो, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि में एन का मान क्या हो जाएगा, 2 रखना आपको, एन का मान 2 रख दो, एन का 2 रखेंगे, देखो के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस 2 समय इनवर्स। अब पावर 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 बच गई, तो सांद्रता की पावर क्या रहेगी, माइनस 1 और समय इनवर्स, पावर 1 है जैसे लिख दे सांद्रता इनवर्स टाइम इनवर्स, ये लिखा हुआ आ जाए। अगर ये लिखा हुआ नहीं आए तो सांद्रता लिखते हैं मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर की पावर -1 और समय इनवर्स ऐसे। तो मोल इनवर्स ऊपर आ गया ना, तो ये मोल इनवर्स लीटर ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और समय इनवर्स, समय सेकंड मिनट जो आप लिखना चाहो। ये द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। अब हमारे पास क्या है, लिखना है, ये ऑप्शन है ना खाली वाला, ये खालिस्तान वाला है, इसमें क्या लिखेंगे ऐसे,
तो इसमें लिख दो। तो क्या लिखा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की इकाई क्या लिखोगे, मोल इनवर्स, फिर आगे लीटर और समय इनवर्स। समय में आप लिख दो, चाहे आप सेकंड लिख दो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, वह समय जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, जब अभिकारक है ना अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी सांद्रता पर रह जाए, उसमें लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल। क्या बोलते हैं, उसमें लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धायु काल कहते हैं, हाफ लाइफ, इसको अर्धायु काल कहा जाता है, ध्यान रखना ही। फिर देखो अगला, प्राकृतिक व कृत्रिम नाभिकीय छह अभिक्रियाओं की कोटि होती है। याद रखना, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन जो होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का डिकम्पोजिशन जो होता है, विघटन, वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर देखो अपना अगला पांचवा, और पांचवे में क्या है, ताप बढ़ाने से उष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं का वेग, उष्माक्षेपीय एक्सोथर्मिक, और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक में उष्मा बाहर निकल रही है, इमिशन हो रहा है, बाहर निकाल रहे हैं, उसको उष्मा की आवश्यकता नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या कर रहे हो, आप उसके उल्टा काम कर रहे हो। इसका मतलब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उष्माक्षेपी में ताप कम करना चाहिए, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का वेग घट जाता है या कम हो जाता है ताप बढ़ाने से। फिर देखो दूसरा, H2 व Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग, यानी H2 प्लस Cl2 अगर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाएगी, लिख दे प्रकाश H न्यू, तब बनता है 2HCl। और ये रिएक्शन जो होती है ना वो शून्य कोटि की होती है। क्या होती है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। फिर देखो ये दोबारा आ गया, ये अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कौन सी कोटि होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसका एक नाम हो गया है छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म एकाणु, छद्म एकाणु, ये भी नाम लिख दो। छद्म एकाणु की अभिक्रिया का उदाहरण है कौन, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म एकाणु का अभिक्रिया यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है अम्लीय माध्यम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन। फिर देखो अगला क्या है कि प्रत्येक ताप में, क्या है कि प्रत्येक ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, 2 से 3 गुना। इसको बोलते हैं ताप गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, ताप गुणांक, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग दुगने से तिगुना हो जाता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। फिर देखो अभिक्रिया वेग समीकरण ये है, और इसमें क्या है, K बराबर P Z E की पावर माइनस E अपॉन RT। ये क्या है, टक्कर सिद्धांत का संशोधित रूप है। ये क्या है, अभिक्रिया वेग के लिए टक्कर सिद्धांत है, ये कोलिजन थ्योरी। तो टक्कर सिद्धांत का ये गणितीय रूप है, और इसमें P क्या है, इस P को बोलते हैं अभिविन्यास कारक। क्या बोलते हैं इसको, इस P को बोलते हैं अभिविन्यास कारक, अभिविन्यास कारक कहते हैं। P क्या, ये इसको अभिविन्यास कारक कहते हैं, ध्यान रखना ही। फिर देखो अगला, किसी निश्चित क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये तो है कुछ एक ऑब्जेक्टिव पर्सन, और कुछ एक क्या है, ये फिलिंग द ब्लैंक वाले पर्सन है। ये थोड़े से आपको ध्यान देने हैं, और एग्जाम में इसमें से पर्सन है कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद देखो अपना अगला यहाँ से स्टार्ट होता है, अगला छोटे वाले पर्सन, अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। अब देखो कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए। ये लिखा हुआ आ जाए प्रश्न कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव बताइए, ये आ जाए। या फिर आ जाए
किसी अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक किस प्रकार से प्रभावित करता है बताइए। 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तब ध्यान रखना। देखो क्या लिखोगे, इसमें लिखना क्या है, अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है कि किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, बताया आपको। और क्या लिखेंगे, किसी क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा शिखर को पार करने के पश्चात भी क्रिया कारक उत्पाद में बदल सकता है और उस निश्चित ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है ना। फिर कह देंगे कि उत्प्रेरक डालने पर उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या है, बढ़ जाता है। तो याद रखना है, क्या लिखना है, उत्प्रेरक वाले में ऐसे लिखना है, लिखेंगे क्या लिखना है कि क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, वो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उत्प्रेरक डालने पर यह सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा सा एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको, और अगर आपको लिखने की हिम्मत नहीं है ना आप में, तो आप अगर डायग्राम बना दोगे ना, डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। देखो ऐसे, अगर ये डायग्राम बना दोगे ना, तब भी थोड़ा सा आपका काम चल सकता है डायग्राम से, अगर लिखने की हिम्मत नहीं है तो इस डायग्राम से आप काम चला सकते हो। देखो कैसे, इस तरह से, इधर एनर्जी ऊर्जा, इधर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की प्रगति। और यूं लिखेंगे क्रिया कारक से और क्या बनता है, उत्पाद, इस प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एक छोटा सा बनाना है आपको, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें क्या लिखेंगे ऐसे, यूं, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा, क्या आवश्यक ऊर्जा, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिखते हैं ई ए से, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ये क्या है, ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यहाँ उत्प्रेरक नहीं है तब तो इतनी चाहिए ऊर्जा, इसको पार करके उत्पाद बनाए। और फिर कर दिया हमने कि यहाँ उत्प्रेरक डाल दिया, डालने के बाद ये एनर्जी, ये ई ए, और ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो देखो उत्प्रेरक डालने से क्या हुआ, विक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है। तो पहले तो क्रिया कारक यहाँ से इसको पार करके उत्पाद बनाते हैं, इतनी ऊर्जा सबके पास हो ना हो,
तब क्या है, कम क्रियाकारक उत्पाद बना रहे हैं, अभिक्रिया का वेग कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है। लेकिन अब आवश्यक ऊर्जा का मान कम हो गया, ये घट गया तो अब अधिकांश क्रियाकारक इसको पार कर सकते हैं ये, तो उत्पाद क्या बनेगा, ज्यादा, और अगर प्रोडक्ट अधिक बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो हमें क्या लिखना है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक एनर्जी, ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिस अभिक्रिया का वेग क्या है, बढ़ जाता है। ये ग्राफ बनाना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ज्यादा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है, कम है। ये अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, किसके लिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, आपको बताना है फिर, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है, अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कैसे सिद्ध करना है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सबको करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या लिखते हैं, 0.693 अपॉन के, ये टी हाफ की वैल्यू है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इस वैल्यू का जस्ट क्या है, 10 गुना प्राप्त होना चाहिए। जब कितनी रिएक्शन हो, 99.9% पूरी हो जाए, 0.1% ही क्रियाकारक बचा है, तो हमारे पास देखो एक ये अवकलित समीकरण और एक होती है समाकलित समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का फॉर्मूला याद रखना, ये कई बार ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये समाकलित सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी, फिर लॉग, फिर यहाँ a अपॉन a माइनस एक्स। ए तो क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और a माइनस एक्स क्या है, शेष रही मात्रा। अब देखो k बराबर क्या लिखोगे, 2.303 अपॉन क्या है, t लिख दिया, और log a 10, और a क्या है, प्रारंभिक मात्रा। अब प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100 मान ले, प्रारंभिक क्या मान ले, 100 मान ले, तो ये प्रारंभिक 100 है। हेलो, हाँ तो आधे घंटा, हाँ आधे घंटे में, आधे घंटे में आ रहा हूँ। प्रारंभिक कितनी है, 100 है, और 100 है तो इस तरह से, तो यहाँ 100 माइनस कितनी पूरी होगी, 99.9%, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, k बराबर 2.303 t, और log a 10 है ना, log 10 कर सकते हैं, log 10, और ये क्या है, 100 बट्टे क्या रेंज से 0.1, इस तरह से। और 0.1 का मतलब क्या हो गया, ऊपर ले जाए तो ऐसे हो जाएगा ना, 2.303 अपॉन टी log a 10, 10 की पावर क्या आ गई, 3 कर दो, ये हो गया ना, 10 की पावर इसको हम 3 कर सकते हैं, 10 की पावर 3 कर दे, क्योंकि 100 तो वही 10 की पावर 2, ऊपर आएंगे हटाएंगे पॉइंट, एक जीरो लग जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 है। हाँ सर, हाँ 15-20 मिनट हो, हाँ 10 की पावर 3। अब इसको आगे सोल्व करें, है ना, तो k बराबर तो 2.303 अपॉन टी, और log 10, 10 की पावर 3 जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो गुना 3 log 10 की पावर, ये 10 10, log 10 का मान 1 होता है, तो देखो t इधर लिया हूं मैं, t को इधर लिया हूं, तो t बराबर 2.303 अपॉन इधर नीचे क्या आ गया, k लिख दिया, और यहाँ क्या हो गया, 3, और ये log 10 का मान 1, एक गुना लिखो ना लिखो एक की बात, इसको 3 से गुना कर दूं, तो t बराबर क्या हो गया, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी है, फिर 3 3 9, फिर क्या गया 0, फिर 3 3 9, और बट्टे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास टाइम। अब देखो वो एक तो वो अर्धायुकाल है, तो ऐसे लिखे, तो क्या लिखे यूं, इस तरह से टी हाफ, इसका मान उतना,
और इसका मान इतना। अब इसमें देखो 6.909, अब उसको कितने से गुणा करें कितना आ जाए, तो उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। इसको ऐसे लिख दे, देखो टी हाफ बटे टी, या यूं लिख दे, उल्टा कर ले, चलो टी लगने वाला समय टी बराबर टी अपॉन टी हाफ बराबर, अब टी कितना है 6.909 बटे के, इस तरह से। और टी हाफ की वैल्यू रखोगे ना तो नीचे वो, उसके बाद ऊपर के, तो के ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 0.693, के से के कैंसिल हो गया, और इसमें इसका भाग देंगे ना यूं, इसको भाग देंगे कितना आएगा 10 आएगा, लगभग 10। इसका मतलब टी और टी हाफ इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया, इसका मतलब टी लगने वाला समय, आगे और करें तो लगने वाला समय टी बराबर टी हाफ, इधर आए गुना हो जाएगा 10 गुना टी हाफ। इसका अर्थ हो गया लगने वाला टाइम जो है ना वो क्या अर्धायुकाल का क्या है 10 गुना होता है। तो याद रखना ये, अतः सिद्ध होता है कि किसी अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया की 99.9% मात्रा पूर्ण होने में लगने वाला समय जो है वो अर्धायुकाल का क्या होता है 10 गुना होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो अगला प्रश्न अपना, अगला क्या है, इन अभिक्रियाओं की कुल कोटि गणना कीजिए, वेग व्यंजन दे रखे। वेग, अगर ऐसे किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिख देना, ऐसे रेट इक्वेशन लिख दें, तब आपको इनके लिए कोटि निकालनी आनी चाहिए। और आपको पता है कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रियाकार की घात जो है ना पावर, उसको जोड़ दो, वो हमेशा कोटि कहलाती है। अब देखो इसका निकालना हो, कोटि का मान पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करोगे, इसकी घात आधी है प्लस इसकी घात क्या है 1.5 है, 3/2 जोड़ दो, उत्तर क्या आ जाएगा 2, आधी प्लस 1.5 यानी 2, 2 कोटि आ गई। इसकी देखो पहले कितनी है 3/2 यानी 1.5 है, और फिर क्या है माइनस है, ध्यान रखना, प्लस फिर माइनस, माइनस कट जाएगा, -1, 1.5 में से 1 गई तो आधी, कोटि का मान क्या आ गया आधा आ गया। ऐसे इस तरह से क्रिया कारकों की घातांक जोड़नी है आपको, जोड़ के कोटि निकालनी, तो ये आधा प्लस 1.5 2 हो गया, इसका 1.5 फिर -1, कोटि माइनस में भी हो सकती है, याद रखो कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी, जीरो भी, कुछ भी हो सकता है। तो -1 तो -1.5 में से 1 घटा दे तो आधा, तो कोटि का मान आधा आ गया। ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है कि ताप गुणांक का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखिए। सर थंबनेल बनाना एक 12th वाली पार्ट, चैप्टर नंबर 3। तो अगला प्रश्न क्या है, ताप गुणांक का सूत्र लिखिए, गिव द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक का सूत्र। अब देखो कैसे लिखोगे, ताप गुणांक का फॉर्मूला है क्या, तो ताप गुणांक किसको बोलते हैं, ये कहते हैं कि किसी अभिक्रिया का अगर टेम्परेचर है वो प्रारंभिक ताप से 10 डिग्री बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका फॉर्मूला लिखना है, कैसे देखो इस तरह से, क्या लिखेंगे, किसी अभिक्रिया का, किसी अभिक्रिया का, अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे ताप गुणांक कहते हैं, इसे ताप गुणांक कहते हैं। अब यूं कहते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिख दिया मैंने कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मान लिख दो जैसे KT, KT है। अब प्रारंभिक ताप से 10 डिग्री बढ़ा दे, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक या वेग स्थिरांक का मान क्या लिखोगे, ऐसे KT प्लस 10
10 डिग्री। अब देखो हमेशा अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती है, अगर वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। इसका अर्थ हो गया कि इसका मान ज्यादा आएगा, वेग स्थिरांक की ताप बढ़ाया तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और इसका मान क्या आएगा, कम। और क्या है, हमने कहा कि 10 डिग्री बढ़ा दें तो वेग स्थिरांक, वेग जो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, इसका मतलब वेग स्थिरांक का मान इसकी तुलना में 2 से 3 गुना हो गया ये। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला ये लिख दें हम, kT + 10 बटे kT। इसका उत्तर क्या आएगा, 2 से 3 गुना, दोनों का अनुपात। ये है ताप गुणांक का सूत्र है। इसका ये ताप गुणांक का फॉर्मूला है, याद रखना है। ये ताप गुणांक का सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये ताप गुणांक का सूत्र है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है, आरएनएस समीकरण लिखिए। छोटा सा ये तो आरएनएस समीकरण लिखिए, और आरएनएस इक्वेशन लिखोगे ना, आरएनएस समीकरण क्या लिखोगे, ऐसे इस तरह से कि अभिक्रिया का वेग बराबर के बराबर ए e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये अभिक्रिया के लिए ये आरएनएस समीकरण है। ये के वेग स्थिरांक, ए है इसको बोलते हैं आरएनएस फैक्टर, आरएनएस कारक, ई है, और ये ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ये आरएनएस समीकरण का हमारे पास समीकरण आ गई, फॉर्मूला है। लाइट गई क्या? अगला देखो, अगला देखो प्रश्न, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया वेग क्या होता है, सांद्रता बटे समय। तो वेग के लिए क्या होगा, वेग की इकाई, वेग में तो लिखोगे आप सांद्रता बटे समय, इस तरह से। और सांद्रता क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर, समय में सेकंड लिख दो तो प्रति सेकंड। ये तो होगी अभिक्रिया वेग की इकाई, मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट, जो आप लिखना चाहें, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो वेग की इकाई होगी। और वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई देखो पीछे हमने की है इस तरह से, देखो यहाँ वेग स्थिरांक की इकाई में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का फॉर्मूला है। ये शून्य कोटि के निकाल सकते हो, प्रथम कोटि के निकाल सकते हो, द्वितीय कोटि के निकाल के बता दी मैंने आपको पीछे, ठीक है ना, बार बार लिखना नहीं है। तो अभिक्रिया वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई होगी हमारे पास। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। अब देखो मैं कारकों के नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना, उन कारकों में अभिक्रिया वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा उनके बारे में थोड़ा डिस्कस, थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और वो थोड़े से आपको ध्यान रखने, लिखने का टाइम नहीं इतना मेरे पास। अब देखो ऐसे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कारक में देखो मैं नाम लिख रहा हूं, नंबर 1 पहला, फर्स्ट नंबर 1, तो पहले में क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता। फर्स्ट क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता। दूसरा सेकंड, क्रिया कारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा कारक क्या है, क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। चौथा टेम्परेचर, ताप। पांचवा दाब, प्रेशर, है ना। छठा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। सातवां उत्प्रेरक, सातवां विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव। आठवां पीएच का प्रभाव। ऐसे बहुत सारे कारक हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब देखो थोड़ा सा बता दूं एक एक लाइन का, क्रिया कारक की सांद्रता, इसमें क्या लिखना, आपको एक लाइन लिखनी है कि हमेशा अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अगर अभिक्रिया में क्रिया कारक की मात्रा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखते हो छोटा सा पटाखा हो, जलाओ तो आवाज कम करेगा, बड़े वाला पटाखा हो जलाओगे आवाज क्या करेगा, ज्यादा। इसका मतलब क्रिया कारक की मात्रा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा
क्रिया कारक की प्रकृति, और क्रिया कारक की प्रकृति में क्या, अगर क्रिया कारक सरल हो ना तभी क्रिया क्या हो, जल्दी होगी, और क्रिया कारक में अगर कठिन हो या जटिल हो तभी क्रिया का वेग भी क्या हो जाए, कम, तभी क्रिया क्या होगी, कम होगी। सरल है प्रकृति, अभिक्रिया का वेग ज्यादा, जटिल है प्रकृति, अभिक्रिया का वेग कम। फिर क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर सरफेस एरिया क्रिया कारक का बढ़ जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इसलिए क्रिया कारक को अभिक्रिया में चूर्ण के रूप में लेते हैं। एक बड़ा टुकड़ा हो, दो बड़े टुकड़े हो, उनको अगर मिक्स करोगे ना, उनका आपस में संपर्क वाला भाग कम रहेगा, इससे कम संपर्क में आएंगे, कम संपर्क में अभिक्रिया का वेग भी कम रहेगा। और अगर उनको पीस लो, पीस के मिक्स करो तो अधिक से अधिक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा। इसलिए क्रिया कारक को हमेशा अभिक्रिया में चूर्ण के रूप में लेते हैं। आप देखते हो लकड़ी बड़ी है, उसको जलाओ धीरे जलती है, और लकड़ी को अगर आप छील के उसके बिल्कुल बारीक बारीक कर लो, इसको फिर जलाओ, बुरादा बना ले, तो वो क्या करे, तेजी से जलेगा। इसका मतलब अगर क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर तो सामान्यतः कहते हैं कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, और अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो तो ताप बढ़ाने अभिक्रिया वेग घटता है, ऊष्माशोषी में अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ये लिखना है। दाब ये हमेशा गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब अभिक्रिया और क्रिया कारक और उत्पाद पर निर्भर करता है, गैसीय अभिक्रिया में लागू। उत्प्रेरक लिखेंगे, उत्प्रेरक डालने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, धनात्मक उत्प्रेरक हो तो तब क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देगा। इस लिखा है। विकिरण का प्रभाव क्या लिखोगे, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में अधिक संपन्न होती है, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से संपन्न होती है, इसलिए इनमें अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे H2+Cl2 का HCl में बनना है ना, तो वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पीएच है, और अभिक्रिया एक निश्चित पीएच पे होती है, आप पढ़ते हो, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, और एक निश्चित माध्यम में अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, ज्यादा। इसलिए पीएच पर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया अम्लीय पीएच पर होगी, क्षारीय माध्यम अभिक्रिया क्या है, क्षारीय पीएच पर संपन्न होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले क्या होंगे, कारक है, ये कारक है ना, एग्जाम पूछे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, कारकों के नाम लिखिए, तब नाम लिखने। अगर इनमें से कोई दो कारक पूछ ले, दो कारक को समझाओ, तो मैंने बोल लिया ना, वो बात इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट थोड़ा कर ले, इसके बाद अपने इसमें 20 क्वेश्चन है ना, कितना टाइम हो गया सर? चलो फिर इसको कल कर लेंगे आगे, है ना, 8 से लेकर 20 तक। तो अपने फिर आगे है ना, ये 8 से लेकर 20 तक अपने अगली क्लास में कर लेंगे, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।